हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बड़ी एंजाइटी देश में रही है। सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से देश को यह बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का किसी भारतीय से कोई ताल्लुक नहीं है और भारतीय मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 200 पिटीशंस फाइल हुई। कुछ ये भी होता रहा कि साहब उन पिटीशंस को सुना क्यों नहीं गया। मैंने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के अपने एपिसोड्स में ये बात कही कि संविधान पीठ बनाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि कई जजेस आपको स्पेयर करने पड़ते हैं। मैंने ये भी कहा कि प्लीडिंग्स का कंप्लीट होने के बाद ही हियरिंग हो सकती है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने संवैधानिक मुद्दों को बड़ी अहमियत दी है और कई संविधान पीठ उन्होंने बना दी हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हुए आरक्षण पर सुनवाई होने जा रही है। हिजाब के मामले पे सुनवाई अभी एक 3 जज बेंच कर रही है। अब सीएए के मामले को खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ सुनेगी। सीएए के मामले में क्या मुद्दा कोर्ट के सामने है, इस पर हम आज बात करेंगे। देश के संविधान के निर्माताओं ने जो सिटीजनशिप का लॉ बनाया और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में लिखा, वो बड़ा लिबरल लॉ था। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा कि किसी प्रावधान ने उनको इतना सरदर्द नहीं दिया जितना नागरिकता वाले प्रावधान ने दिया। कई ड्राफ्ट बनाए गए और डिस्ट्रॉय किए गए। देश ने एक प्रिंसिपल को अपनाया कि जो भारत में पैदा होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 11 ने संसद को यह अधिकार दिया कि फ्यूचर में नागरिकता कैसे तय होगी और किसको नागरिकता मिलेगी, इसके सिलसिले में कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। सिटीजनशिप एक्ट संसद ने 1955 में बनाया। उसके बाद कई बार उसमें अमेंडमेंट हुए। यह बात याद रखने की है कि देश की स्वतंत्रता के समय देश का अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ। यहां एक देश था, वहां आर्टिफिशियली हमने पहले 2 और बाद में अब 3 देश बन गए। इसलिए ज्योग्राफी हमारे साथ नहीं, बॉर्डर पोरस है, लोगों का इधर से आना जाना जारी रहता है। कई बार यह मुद्दा सामने आया कि हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। देश में जो नागरिकता का कानून बना वो पश्चिम का जो बॉर्डर है उस पे अलग, लेकिन पूरब के बॉर्डर में जहां 1971 में बांग्लादेश बनेगा उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रावधान करने पड़े। इलीगल माइग्रेशन का भी एक मुद्दा रहा। उसके लिए 1983 में इलीगल माइग्रेंट एक्ट बना। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को असंवैधानिक पाया। अक्सर ऐसे लोग अवैध रूप से भारत में एंटर हो गए और रहते रहे और फिर उनकी नागरिकता का प्रश्न उठा। बहुत से ऐसे थे जो रिलीजियस परसिक्यूशन से भागे और उनकी नागरिकता का प्रश्न था। अब मेन मुद्दा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने एड्रेस किया वो सिर्फ 3 देशों के बारे में किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जाहिर है कि अफगानिस्तान का
भारत से बंटवारा 1947 में नहीं हुआ था, वो पहले का मामला है। लेकिन इस लॉ ने ये प्रोवाइड किया कि जो लोग भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आ गए हैं, उनको अब भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इस प्रावधान में कुछ धर्मों का जिक्र कर दिया गया। उन धर्मों में हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म शामिल हैं। दो धर्मों को उसमें शामिल नहीं किया गया, इस्लाम को और जुडाइज्म को। यहूदी उसमें शामिल नहीं है। तो पहला एतराज ये उठा कि ये एक धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि आर्टिकल 15 का वायलेशन है। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ये आर्ग्यू करेगी कि आर्टिकल 15 का मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के नहीं। आप पढ़ेंगे अगर आर्टिकल 15, तो उसमें बात हो रही है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मुद्दा उठा कि ये एक प्रोहिबिटेड ग्राउंड है रिलीजन की, उसकी बुनियाद पर यह कानून बन रहा है, इसलिए यह कानून असंवैधानिक है। बात हुई कि आर्टिकल 15 चाहे नागरिकों के अधिकार की बात करता हो, लेकिन समानता का अधिकार जो 14 में है, आर्टिकल 14 में, वो पर्सन की बात कर रहा है और उस पर्सन में फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड हैं। बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 14 की व्याख्या की है, उसमें कहा कि राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस भी समानता के अधिकार में शामिल होगा। अब अगर समानता का अधिकार में आर्बिट्रेरीनेस शामिल है, तो इल्जाम लगाया गया कि मुसलमानों और यहूदियों को इसमें से निकाल देना आर्बिट्रेरी है। सरकार की तरफ से जवाब आया और सुप्रीम कोर्ट में भी शायद सरकार ये कहेगी कि बात उन देशों की हो रही है जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, और वहां मुसलमानों के सिलसिले में ये कहना कि उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, इसकी संभावना बहुत कम है। जवाब में सिविल सोसाइटी ने कहा ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में जो शियाओं के साथ होता है, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं और उनको गोलियों से भून दिया जाता है। अहमदियास के साथ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है, वो तो जग जाहिर है। हजारास के साथ जो अफगानिस्तान में हो रहा है, मुसलमान औरतों के साथ जो अफगानिस्तान में होता है, वो तो एक तरीके का परसिक्यूशन ही है। और बहुत से ऐसे डिसेंटर्स हैं जो पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध हों, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। मशहूर शायर फैज अहमद फैज तो कितने साल जेलों में रहे। उनकी तो मशहूर नज्म भी है कि मेरे महबूब तुझसे वो पहली सी मोहब्बत न रही। जो उनके ख्वाबों का पाकिस्तान था, वो एक डेमोक्रेटिक लिबरल सोसाइटी न बन पाया और वो एक इस्लामिक टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप बन गई। रिलीजियस परसिक्यूशन के सिलसिले में ये बात कही गई कि सीएए में तो ये शब्द शामिल नहीं है। उम्मीद थी कि जब सीएए के रूल्स बनेंगे उसमें रिलीजियस परसिक्यूशन शब्द आएगा, लेकिन वो रूल्स अभी बनाए नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसका मतलब जो रियल मुद्दा होगा
वो ये कि क्या ये लॉ अंडर इंक्लूजन करता है, हमारे पड़ोस के सारे देशों को शामिल नहीं करता, भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, मालदीव्स के बारे में, श्रीलंका के बारे में बात नहीं करता। श्रीलंका में तो हिंदू हैं, तमिल हैं और उनका भी रिलीजियस परसिक्यूशन होता रहा। सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि अंडर इंक्लूजन आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं। मैं समझता हूं कि जो कंसर्न्स हैं सिविल सोसाइटी के, उन कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। सिटीजनशिप देना विशेषाधिकार है। सरकार अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जिसको चाहे नागरिकता दे सकती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस कानून के बनने से पहले भी इन देशों से आने के बाद नागरिकता मिली है और बहुत सौ को अभी नहीं मिली। बात हो रही है कि ये लॉ जो है ये सिटीजनशिप को नेचुरलाइज कर रहा है इलीगल माइग्रेंट्स के लिए इन द नेम ऑफ रिलीजन। कोई भी जो भारत में अवैध रूप से आ गया, उसके रिलीजन को देखकर उसको नागरिकता दी जाए, ये संविधान का जो विजन है उसके विरुद्ध है, ऐसा आर्गुमेंट किया जा रहा है। बात हो रही है कि जो ये डिस्टिंक्शन है, ये डिस्टिंक्शन इरेशनल है, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस नहीं, इसका कोई रैशनल ऑब्जेक्ट नहीं और ये आर्बिट्रेरी है। सरकार का जवाब होगा कि हम इस समय सिर्फ कुछ देशों को कवर कर रहे हैं जो भारत के हिस्सा थे, वो कि अफगानिस्तान 1947 में भारत का हिस्सा नहीं था। हम इस प्रिजम्पशन पे चल रहे हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं उनमें मुसलमानों के साथ शोषण नहीं होता, जबकि मैंने आपको बता दिया कि फैक्ट ये नहीं है। मुस्लिम देशों में भी मुसलमानों के साथ शोषण होता है और होता रहा है। कई बड़े हार्ड केसेस अदालतों के सामने आते रहे। गुवाहाटी हाई कोर्ट का मामला था, 2 साल का बच्चा पॉल भारत में एंटर होता है अपने पिता बोलाराम पॉल और चित्राहन पॉल के साथ 30 सितंबर 1964 को। उस जमाने में वो ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में वो बांग्लादेश बनेगा 1971। सवाल उठा कि क्या इसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आपको मालूम है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो राजीव गांधी ने आसाम एकॉर्ड के बाद पास कराया था, उस लॉ के तहत सेक्शन 6A है, अगर आप आसाम में एंटर हुए हैं 1971 से पहले तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये केस ऐसा था जिसमें वो आसाम में एंट्री नहीं हो रही, इसलिए कहा गया कि सेक्शन 6A क्लॉज 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस आदमी को इलीगल इमिग्रेंट माना गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब नागरिकता की अपनी एप्लीकेशन दे दे। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का मामला है, आसू का, जिसने आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल की है, CAA को चुनौती दी है। उनका यह कहना है कि यह आसाम एकॉर्ड के विरुद्ध है, क्योंकि आसाम एकॉर्ड के हिसाब से 1971 के बाद जो भी विदेशी आसाम में आए हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाए, उनका नाम डिलीट किया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। उनका यह कहना है कि यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं करता। सोनोवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जिस लॉ का जिक्र किया था 1983 का इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट,
IMDT उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था और इस इलीगल माइग्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन तक कह दिया था सुप्रीम कोर्ट। फिर सम्मिलित महासंघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए। जो पेटिशंस आर्गू कर रही हैं कि CAA इलीगल माइग्रेशन को अब लीगलाइज कर रहा है, मैं समझता हूं कि जो मुद्दे अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं वो बड़े अहम संवैधानिक मुद्दे हैं। भारत में नागरिकता कैसे तय हो, नागरिकता के कानून में बदलाव होते रहे। पहले सिर्फ बर्थ पर नागरिकता मिलती थी, फिर अमेंडमेंट कर यह कहा गया कि बर्थ के साथ साथ ये भी हो कि मां बाप में से कोई एक भारतीय हो। फिर और अमेंडमेंट किया गया और यह कहा गया कि बर्थ के साथ बच्चे के दोनों मां बाप या तो भारतीय नागरिक हों या उनमें से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो। CAA एक प्रॉब्लम को हल करने का एक तरीका है। उस प्रॉब्लम से क्या कुछ और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है। इन मामलात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बहस सुप्रीम कोर्ट में CAA पर होगी। भावुक ना हो। लीगल मैटर्स में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को हक है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी संवैधानिकता को देखे। आसाम में जिस तरह की समस्या रही उसको भी समझना जरूरी है। त्रिपुरा में जिस तरह की समस्या है उसको भी समझना जरूरी है। कई जगहों पर इतना इलीगल माइग्रेशन हुआ कि लोकल लोगों को लगने लगा कि डेमोग्राफी बदल गई। यह भी बात सही है कि आसाम में कोई तकरीबन 100 साल से माइग्रेशन हो रहा है। अब मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हमको भारत की सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए और कोर्ट का जो भी फैसला हो उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शकों को इस केस में किस तरह की बहस होगी उससे मैं अवगत कराता रहूंगा। अगर अब तक आपने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज सब्सक्राइब नहीं की तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लीगल इश्यूज पर सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्लीज क्लिक करें। हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। अपना बहुत ध्यान रखें और देश की सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास रखें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।